हेलो एवरीवन। फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं, भारत का प्रथम नागरिक। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान में रखना है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, और ये अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और संघ की कार्यपालिका में आ जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 के अनुसार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो तथा चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और ये मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। तो यहाँ इसको ध्यान में रखना है कि जो भारत के राष्ट्रपति और नाम मात्र का कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अंतर्गत है। कौन कौन होंगे इनके निर्वाचन में, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं है, केवल निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों मतलब क्या होता है? दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन हो गए। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ये भी आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखना है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किस तरीके से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जो है वो अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर राष्ट्रपति का पद 5 साल के बाद समाप्त हो गया, ठीक है, लेकिन वो तब तक बना रहेगा अपने पद पर जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। मतलब कि राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, संसद द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यहाँ यह भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं किनके सामने लेते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने, या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 महाभियोग आखिर है क्या? तो इसके बारे में जानते हैं
कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, अगर राष्ट्रपति ने संविधान के कोई भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान, किसी भी सदन, ऐसा नहीं केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखना है, 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी और सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होंगे उस सूचना में। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। मतलब क्या है कि जब महाभियोग लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रावधान के उल्लंघन करते हैं तो संसद के कोई भी सदन, किसी भी सदन द्वारा उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को इसका सूचना 14 दिन पहले ही दी जाएगी और उस सूचना पे सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, जब महाभियोग लगाया गया तो उस सदन जिसके द्वारा, जिस सदन जैसे उच्च न्यायालय, जैसे लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है, तो उस सदन के द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव जो है वो दूसरे सदन में फिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे सदन में जब वो पारित हो जाता है उसके बाद फिर राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के दो व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति है। तो ये ध्यान में रखना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उनके समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से किसी 2 व्यक्ति को मनोनीत करे। और ये इसका प्रावधान इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ क्या है कि इसे अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और वो 12 व्यक्ति कौन है? वो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले हो। और ये राज्यसभा की बात हो रही है। अनुच्छेद 80(3) के अकॉर्डिंग ये अगर भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के 3। अनुच्छेद 123 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और इस जो अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब दोनों सत्रों में से कोई एक सत्र जो है लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रहा हो और कोई अधिनियम की जरूरत हो तो राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अध्यादेश कब तक प्रभावी होगा? जब संसद सदन के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, 6 सप्ताह तक ये रहता है अध्यादेश। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग। क्षमा में क्या क्या है? क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्षमा के तहत क्या है कि दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति क्षमा करते हैं तो दंड और बंदीकरण जो भी है अपराधी पे वो दोनों हट जाता है और जो दोषी है वो पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लघुकरण। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। मतलब क्या है कि अगर किसी दोषी को, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसका लघुकरण करके कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है परिहार। परिहार में क्या है कि दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। मतलब ये है कि अगर 2 वर्ष के कठोर कारावास हो तो इसको कम करके 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विराम। विराम के तहत क्या है कि किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना। मतलब क्या है? मतलब है कि शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण क्या करना है कि उसको कम करना है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष परिस्थिति मतलब शारीरिक अपंगता है या महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण इसको दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को कम करना।
नेक्स्ट है प्रविलंबन। इसके तहत किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड, ठीक है, पर अस्थायी रोक लगाना, मतलब उनको मृत्यु दंड तो दिया जाएगा लेकिन अस्थायी तौर पे अभी रोक लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। ठीक है, अगर दोषी है, उसने क्षमा याचना किया राष्ट्रपति से, तो और उसी टाइम ये मृत्यु दंड का टाइम है उसको, तो प्रविलंबन के तहत उसको रोक लगा दिया जाता है कि अभी उस पर विचार किया जा रहा है कि आपको क्षमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है, और जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, और ये संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। ठीक है, और वो 3 विकल्प कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। सेकेंड है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। थर्ड है कि वह विधेयक, अगर धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। ठीक है, यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि जो भी अधिनियम बनता है उस पर राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। तो जब अधिनियम बनने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस अधिनियम पे अपनी स्वीकृति दे सकता है कि चलो भाई सही है, हम अपना स्वीकृति देते हैं। सेकेंड, राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है कि उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब वहां अभी फाइनल नहीं किया है, चलो हम इस पे अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखते हैं। थर्ड है कि वह विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, धन विधेयक को वो लौटा नहीं सकता है। जब भी धन विधेयक आए तो उस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है। लेकिन अगर धन विधेयक नहीं है तो वो संसद को, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो वो संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है कि अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया राष्ट्रपति, उसके बाद फिर से संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, ये कंपलसरी हो जाता है, फिर से उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है। अब ये वीटो शक्ति क्या है? वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, अर्थात क्या है वीटो शक्ति? अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इसके अंतर्गत अलग अलग टाइप के वीटो है। फर्स्ट है आत्यांतिक वीटो। ठीक है, आत्यांतिक वीटो में विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है, हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। नेक्स्ट है पॉकेट या जेबी वीटो। इसके अंतर्गत विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। ठीक है, नोट है कि विशेषित वीटो जो है वो विशेषित वीटो के तहत विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, और ये भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में महत्वहीन है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।